मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगर अपने आप को पावर को बढ़ाना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, तो निश्चित ही आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने रिवीजन को, अपने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों हम लोग अध्ययन कर रहे थे आरओ और ए आरओ, क्या है, ए आरओ के टेस्ट सीरीज का, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, 16 क्वेश्चन का, किसका, 16 क्वेश्चन, जिसमें 10 आपका जीएस का होगा और प्लस 6 आपका हिंदी का होगा। 16 क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे और आज हम लोग इसे अपने टेस्ट सीरीज नंबर 2 में पहुंचे हैं। तो एक का अध्ययन हम लोग कर लिया है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना नंबर आया। कमेंट बॉक्स में मित्रों ज़रूर बताइए कि हमारा लगभग इतने 16 में से कितना सही हो रहा है और कितना सुधार हो रहा है, इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलिए हम लोग देखते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। जीएस का क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ स्थित था, ये बिहार में था कि उत्तर प्रदेश में था कि बंगाल में था कि गुजरात में था। तो हम लोग को ध्यान देना है कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर था, ये गुजरात में था। कहाँ पर था, गुजरात के काठियावाड़ में। कहाँ पर, काठियावाड़ में था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो मित्रों हम लोगों को ये देखना है कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, क्या है, ये जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, ये प्राचीन समय में बौद्ध की शिक्षा का केंद्र था। क्या था, बौद्ध धर्म, क्या था, बौद्ध धर्म में शिक्षा का केंद्र था। और ये मुख्य रूप से प्रेजेंट उस समय अगर देखा जाए कि प्राचीन समय में जब बौद्ध धर्म था, तो इस समय शिक्षा के इसके तीन केंद्र फेमस थे मित्रों। इसमें एक आपका था नालंदा, क्या था, नालंदा था। और एक आपका था वल्लभी, क्या था, वल्लभी था। और आपका एक था विक्रमशिला, क्या था, विक्रमशिला। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि दो तो मुख्य रूप से आपके नालंदा और विक्रमशिला बिहार में है, और बिहार में थे। और वल्लभी जो है ये कहाँ पर था, गुजरात के काठियावाड़ में। कहाँ पर, गुजरात में। तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये बौद्ध का केंद्र था। और बौद्ध धर्म में, किसमें, बौद्ध धर्म में। ये बौद्ध धर्म में उस समय दो पार्ट है मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक है महायान, क्या है, महायान। और एक आपका है हीनयान, क्या है, हीनयान। तो ये हीनयान, बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का शिक्षा का केंद्र था। ये हम लोगों को ध्यान देना है, वल्लभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। बहुत क्वेश्चन आता है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, चलिए देखते हैं आपको आता है कि नहीं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 12। तो हम लोग को ध्यान देना है कि कितने राज्य सटे हुए हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारे भारत देश के जो तटीय क्षेत्र हैं वही जाहिर सी बात होंगे कि जो तटीय राज्य हैं वही आपके तट से जुड़े होंगे। तो इसमें हमारा हो जाएगा 9, कितने, 9 राज्य हैं जो आपके तट से जुड़े हुए हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का मैप मान लीजिए हमारे यहाँ गुजरात से शुरू होता है, ये होता है पश्चिम बंगाल में ख़त्म होता है। तो यहाँ से गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, गोवा है, उसके बाद में कर्नाटक है, केरल है। ये हम लोग को ऐसे ध्यान रखना। कुल मिलाकर हमारे पश्चिम बंगाल तक के मित्रों कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं आपके, जो 9 स्टेट हैं जो आपके किससे, तट रेखा से मिले हुए हैं। और आपका 4 कितना है, टेरिटोरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 4 आपके टेरिटोरी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिलाकर टोटल देखा जाए तो 9 4 13 हो जाएंगे। और जो केंद्र शासित प्रदेश में, उसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुदुचेरी है, और आपका दमन एवं द्वीप दादरा नगर हवेली है। तो 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश और 9 प्रदेश। तो मुझे आप लोगों को याद रखना है कि 9 केंद्र शासित, वो 9 राज्य हैं आपके, पूर्ण राज्य, और 4 आपके केंद्र शासित हैं। कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो किससे, हमारे तट रेखा से, मतलब समुद्र से लगे हुए हैं। तो ये हम लोग को ध्यान देना। अगर टोटल कहीं पूछा जाए तो हम लोग को ध्यान देना 13 हो जाएंगे दोनों मिलाकर के। और अलग अलग 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये हमारे साइंस का क्वेश्चन है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ध्वनि की प्रबलता, क्या, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती किसके द्वारा, आवृत्ति के द्वारा, आयाम के द्वारा, वेग के द्वारा कि तरंग दैर्घ्य के द्वारा। कि ध्वनि की जो प्रबलता है, प्रबलता का मतलब होता है इसकी कान की मृदुता, हमारे कान में इसकी संवेदनशीलता कितनी है, क्या है, संवेदनशीलता। तो
तो किससे मापी जाती है, तो हम लोगों को ध्यान देना है आयाम से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, आयाम से मापी जाती है कि ध्वनि की प्रबलता कितनी है, अर्थात हमारे कान के लिए वो कितना संवेदनशील है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, ये सब साइंस के क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते हैं। तो लाल स्याही क्या है, हम लोगों का है कि लाल स्याही जो है वो किससे बनाई जाती है, तो फिनॉल से बनाई जाती है कि इयोसिन से बनाई जाती है कि एनिलीन से बनाई जाती है कि कांगो रेड से बनाई जाती है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो लाल स्याही है वो इयोसिन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, इयोसिन से बनाई जाती है। और ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो इयोसिन है मित्रों ये क्या है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ट्रेटा क्या है, ट्रेटा ब्रोमोफ्लोसिन है, क्या है, ट्रेटा ब्रोमोफ्लोसिन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये क्या है लाल स्याही, ये इयोसिन का तनु विलयन है, हम लोगों को जानना चाहिए। तो इसमें हमारा यही याद रखना है मोटे तौर पर आपको कि क्या रखना है, नाम है इसका, लाल स्याही किससे बनाई जाती है, तो इयोसिन से। और ये क्या है, ट्रेटा ब्रोमोफ्लोसिन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, हॉट स्पॉट माना जाता है हम लोगों के देश में। तो जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, तो ऑप्शन मतलब ए है गुजरात का मैदान, गंगा का मैदान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय और ऑप्शन डी है मध्य भारत। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा पूर्वी हिमालय, क्या है, पूर्वी हिमालय। अब हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों कि हमारे देश भारत में कहाँ पर, हमारे देश में हॉट स्पॉट के 3 क्षेत्र जो हैं जिनको हॉट स्पॉट में माना जाता है, 4 क्षेत्र, इसमें 1 2 3 और 4, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक आपका है पूर्वी हिमालय और एक आपका है पश्चिमी, ये हम लोगों को ध्यान देना, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में हम लोगों को ध्यान देना मित्रों, ये महाराष्ट्र वाला जो पूरा है गुजरात महाराष्ट्र के नीचे। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि आपका पूर्वी हिमालय है, हिमालय के क्षेत्र का पूर्वी भाग, और आपका पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट है। और इसके बाद में जो आपका अगला है अंडमान, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान के बाद में यहाँ पर आपका है भारत और म्यांमार, क्या है, भारत और म्यांमार सीमा मित्रों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुडालैंड के उसमें भी जानते हैं। तो 4 क्षेत्र हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं भारत में कितने क्षेत्र हैं जो हॉट स्पॉट से संबंधित। तो एक आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय, दूसरा आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, तीसरा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा आपका हो जाएगा भारत और म्यांमार सीमा मतलब सुंडालैंड क्षेत्र। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है सूचना लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, सूचना लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित कब हुआ था, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि MSMED कब पारित हुआ था, 2006 में पारित हुआ था। और ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ये 2 अक्टूबर क्या है, 2 अक्टूबर 2006 से प्रभावी भी होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पारित की बात करें इसलिए प्रभावी भी हम लोगों को ध्यान देना है। पारित हुआ था 2006 में ही, और 2006 में 2 अक्टूबर से ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, कौन सा कार्यक्रम था जो भारत में गरीबी दूर करने के लिए था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और तो ऑप्शन ए है IRDP, और ये है आपका ट्राइसेम, क्या है, ट्राइसेम, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये आपका है NR, क्या है, NREP। तो इसमें से कह रहा है कि गरीबी दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो इसमें हमारा हो जाएगा मित्रों उपरोक्त सभी, ये सभी कार्यक्रम थे, तीनों जो थे ये हमारे गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए थे। तो हम लोगों को ध्यान देना है, जैसे IRDP इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और जो ट्राइसेम होता है मित्रों, ट्राइसेम का मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में अगला है
REE मतलब NREP का मतलब होता है मित्रों नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है मित्रों। ये तीनों किसके लिए चलाए गए थे? गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये सब आए हुए क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? मतलब बनाया गया था, कब बनाया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो पूर्ण परिवर्तनीय का मतलब मित्रों ये होता है कि विदेशी मुद्राओं में, चाहे मुद्रा भारत रुपये का विदेशी मुद्रा में, और आपका चाहे विदेशी मुद्रा का भारतीय रुपया में, बिना किसी रोक टोक के, क्या मतलब हम लोग कह सकते हैं आदान प्रदान, क्या है यह है, यही है पूर्ण परिवर्तनीय। तो ये क्या है कि भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि पूर्ण परिवर्तनीय आपका 1994 में बनाया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय मुद्राओं को या भारतीय रुपयों को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा कल्प योजना। क्या है? कल्प योजना। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, कि माध्यमिक शिक्षा से, कि उच्च शिक्षा से, कि प्राविधिक शिक्षा से? तो हम लोग को ध्यान देना, जो कल्प योजना है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा संबंधित थी, ये कह सकते हैं। क्योंकि मित्रों हम लोगों को ध्यान देना, जो ये कल्प योजना चालू हुई थी ये 1998 में। कब? 1998 में बीजेपी गवर्नमेंट थी, चालू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक स्कूलों में वंदे मातरम और सरस्वती वंदना, क्या है? सरस्वती माता की वंदना और वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम गीत को अनिवार्य बनाया गया था प्राथमिक में। ये बीजेपी में थी और बाद में बीजेपी की सरकार में लागू की थी, बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया। तो हम लोगों को याद रखना है कि कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसके अंदर क्या था इसके अंदर में? तो सरस्वती वंदना और प्लस वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम की गीत को प्राथमिक में अनिवार्य बनाया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 1998 में चालू की गई थी, प्रेजेंट टाइम में ये बंद हो गई है। और इसी के से मिलता जुलता एक शब्द मित्रों हम लोगों को ध्यान देना, जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी पूछा जाता है इस समय की योजना है कायाकल्प योजना। उत्तर प्रदेश में क्या है? कायाकल्प योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। कायाकल्प योजना ये पूछा जाता है। तो कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है ये प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मतलब आधारभूत आवश्यकताओं को, जैसे मकान हो, मतलब उसमें कमरे हो गए या कुछ और बेसिक चीज़ें, टॉयलेट हो गया, इसका प्राथमिक में क्या करना? इस सब चीज़ों को पूरा करना। मतलब आवश्यक सामग्री, जैसे खास करके रूम हो गए, टॉयलेट हो गए या पढ़ने की सामग्री, प्राथमिक में इस सब का व्यवस्था करना कायाकल्प योजना के अंतर्गत आती है। जैसा कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे होंगे कि अगर कायाकल्प हम लोग ध्यान से देखें तो जो प्राथमिक विद्यालयों में टाइल्स वगैरह लग रही हैं या टोटी वगैरह लग रही है, टंकी बैठाई जा रही है, किस योजना से संबंधित है? तो कायाकल्प योजना इस समय चल रही है। और ये कल्प योजना बंद हो चुकी है, कायाकल्प प्रेजेंट टाइम में चल रही है। दोनों ही बेसिक से संबंधित है, बेसिक एजुकेशन। चलिए हमारा कुल मिलाकर ये 9-10 क्वेश्चन था मित्रों, पूर्ण हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा हिंदी का जो सिलेबस है, क्या है? हिंदी का सिलेबस है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हिंदी में हमारा, जैसा कि ये हमारा पूरा सिलेबस दिया हुआ है मित्रों, इसको हमने लगा लिया है कि आप रिवीजन करते रहेंगे, देखते रहेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर सही से आपको अध्ययन करना है तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस याद होना चाहिए कि सिलेबस कितना है, क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन दोहराते हैं मित्रों, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में 6 क्वेश्चन है मित्रों इसमें। तो जैसा कि हम लोग को ध्यान देना है, इसमें पहला क्वेश्चन है पूर्व का विलोम क्या है? पूर्व का विलोम उत्तर है कि दक्षिण है कि पश्चात है कि आगामी है? तो पूर्व का विलोम मित्रों हो जाएगा पाश्चात। क्या है? पूर्व का विलोम पाश्चात। ये हम लोगों को ध्यान देना है। पूर्व का पश्चिम भी हो सकता था लेकिन पश्चिम नहीं दिया, तो पाश्चात हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये हम लोगों को ध्यान देना है, शुद्ध अशुद्ध। तो ये ध्यान देना है कि ये बहुत क्वेश्चन आता है मित्रों, कई बार आया हुआ है। आप देख उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है कि दही खट्टा है कि दही खटास है कि दही खटाई है? तो हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दही खट्टा है। क्या है? दही खट्टा है, ये हम लोगों को
ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आता है। दही कैसा है? दही खट्टा है। हम लोगों को याद रहता है, लेकिन जब सामने विकल्प हो जाता है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि खट्टी है कि खट्टा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि दही खट्टा है, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली, ये एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वोकेंस के लिए, मतलब ऐसी स्त्री जो वीर पुरुष मतलब वीर पुत्रों को जन्म देती है उसको क्या कहते हैं? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? वीरांगना की वीर प्रसू की वीर पुत्रवती की वीर बहादुरी, वीर बहुरी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसको वीर प्रसू कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरांगना मतलब जो वीर स्त्री होती है हम लोग को जानते हैं मित्रों। पुत्रवती मतलब जो पुत्र जिसके होता है। वीर बहुरी मतलब जो वीर बहू होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए महिलाओं के लिए एक शब्द क्या है? वीर प्रसू। क्या है? वीर प्रसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से एक तत्भव है। क्या है? तत्भव। तो हम लोग को ध्यान देना है, आंसू है कि एकत्र है कि वानर है, उच्च है। तो तत्भव क्या है मित्रों? हम लोग को ध्यान देना है, आंसू है। क्या है? आंसू तत्भव है। इसका तत्सम जो होता है अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। आंसू क्या है? तत्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अश्रु, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये तीनों आपके तत्सम है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द कौन है? आंसू है। इसका क्या हो गया? तत्सम अश्रु हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना, इसीलिए दोहरा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है मित्रों चारित्रिक। क्या है? चारित्रिक विशेषण शब्द मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र है कि चरित्रण है कि चरित्रता है कि चारुत्व है? तो जो हम जैसा कि हम लोगों को पता है कि चरित्र क्या है? चरित्र से चरित्र का विशेष होकर के विशेषता बताई जाती है, तो यह हो जाता है चारित्रिक। तो हमारा क्या हो जाएगा? चरित्र। चारित्रिक किसका विशेषण है? तो हम लोग बता सकते हैं चरित्र का, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मित्रों, ये हमारे टेस्ट सीरीज का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फल का पर्यायवाची क्या है? फल का पर्यायवाची क्या है? परिणाम है कि फरेब है कि फणी है कि फिराक है? तो फल का पर्यायवाची है परिणाम। फल मिल गया, परिणाम मिल गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे मित्रों, जो हम लोगों ने लगभग 15-16 क्वेश्चन किया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलेंगे मित्रों। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए ताकि निश्चित रूप से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो मित्रों तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए मित्रों, तब तक के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।